हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे नस्ट इक्वेशन की। नस्ट इक्वेशन के ऊपर हमने कई क्वेश्चन भी सॉल्व किए, बताया किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। अब चलो बात करते हैं वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल्स या इलेक्ट्रोड्स की। इसमें खासकर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल। उसके ऊपर जेई मेन जेई एडवांस दोनों में क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो हेडिंग लिखो वेरियस टाइप्स ऑफ half cells और electrodes। वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल्स और इलेक्ट्रोड्स में पहला आता है मेटल आयन हाफ सेल। सबसे आसान सबसे सिंपल सा हाफ सेल होता है मेटल आयन हाफ सेल। मेटल आयन हाफ सेल। मेटल आयन हाफ सेल में जैसे वो था ना डेनियल सेल के अंदर जिंक की रॉड डिपिंग इनटू द जिंक आयन सॉल्यूशन, कॉपर की रॉड इनटू द कॉपर आयन सॉल्यूशन। तो इसमें एक मेटल रॉड होती है और वो अपने ही किसी आयन के सॉल्यूशन में डिप्ड होती है। जैसे ये था वो जिंक की रॉड इनटू द जिंक आयन सॉल्यूशन। मान लो ये जिंक की रॉड है और ये जिंक आयन सॉल्यूशन है। जिंक आयन का प्रोवाइडर कुछ भी हो सकता है, जैसे जिंक सल्फेट, इस टाइप से। और भी जैसे कॉपर की रॉड इनटू द कॉपर आयन सॉल्यूशन। डेनियल सेल में यही इस्तेमाल हुए थे। ये कॉपर सॉलिड, कॉपर की रॉड या प्लेट है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो या कॉपर क्लोराइड का ले लो, कोई सा भी कॉपर आयन का सॉल्यूशन ले लो। तो ये कहलाएंगे मेटल आयन हाफ सेल। सबसे सिंपल होते हैं, मे एक्ट एज कैथोड और एनोड। कैथोड एनोड कुछ भी तरीके से काम कर सकते हैं ये। जैसे जिंक अगर एनोड के रूप में वर्क करता है तो Zn2+ ऑक्सीडेशन होगा, ये एज एनोड में ये रिएक्शन होगी। और यदि ये कैथोड में वर्क कर रहा है तो रिडक्शन होगा जिंक आयन का, जिंक सॉलिड, ये एज कैथोड। बट सर हमने तो पढ़ा था कि जिंक ऑक्सीडाइज ही होता है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। जिंक ऑक्सीडाइज होता है यदि कॉपर वाले हाफ सेल के साथ कनेक्टेड हो। डेनियल सेल के अंदर जिंक वाला हाफ सेल और कॉपर वाला हाफ सेल दोनों कनेक्ट करते हैं तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का रिडक्शन होता है। बट यही अगर जिंक की जगह जिंक से ज़्यादा एक्टिव मेटल अगर कनेक्ट कर दो, कॉपर की जगह कोई और मोर एक्टिव, मान लो कैल्शियम का हाफ सेल ले लो या एल्यूमिनियम का हाफ सेल ले लो, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होगा, फिर जिंक का रिडक्शन होगा। तो कोई भी हाफ सेल इन जनरल कैथोड या एनोड दोनों तरीके से वर्क कर सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि बाजू वाला दूसरा हाफ सेल कौन है। इस हाफ सेल को आप किससे कनेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि ज़्यादा एक्टिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर रहे हो या लेस एक्टिव इलेक्ट्रोड से। एंड अकॉर्डिंगली इट में वर्क एज कैथोड एज वेल एज एनोड। तो किसी भी तरीके से वर्क कर सकते हैं। सबसे सिंपल टाइप के मेटल आयन हाफ सेल होते हैं। मैंने पहले भी कहा था हाफ सेल या इलेक्ट्रोड्स इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। कई बार इस रॉड को भी इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, कई बार इस पूरे हाफ सेल को भी इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के कई बार कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है इन डेफिनेशंस में। ऐसी एक दूसरा होता है रेडॉक्स हाफ सेल। रेडॉक्स हाफ सेल इसमें एक ही एलिमेंट टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। तो एन एलिमेंट is present in two different oxidation states and platinum wire acts as electron carrier। जैसे ये मान लो ये प्लैटिनम वायर है और सॉल्यूशन के अंदर मान लो कोई फेरस आयन, फेरिक आयन है।
ये फेरस आयन, फेरिक आयन है। प्लेटिनम वायर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो क्या होगा, मे एक्ट एज एन ऑक्सीडेशन हाफ और मे एक्ट एज ए रिडक्शन हाफ, डिपेंडिंग अपॉन क्या फेरस का फेरिक में ऑक्सीडेशन हो रहा है या फेरिक का फेरस में रिडक्शन हो रहा है, दोनों ही पॉसिबल होते हैं। तो एज ऑक्सीडेशन अगर वर्क कर रहा है तो क्या होगा, Fe2 प्लस विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। और इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन पता भी होता है हमें। ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट आएगा। ये तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसकी इंपॉर्टेंस हम जब नस्ट इक्वेशन इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो बताया भी था। तो PT और बाकी फिर Fe2 प्लस का Fe3 प्लस में ऑक्सीडेशन। एज कैथोड अगर वर्क करेगा तो कैथोड में रिडक्शन होगा फेरिक आयन का और कन्वर्ट हो जाएगा फेरस में। अब बात आती है सर ये ऑक्सीडेशन की तरफ वर्क करेगा या रिडक्शन की तरह। मैंने बताया था ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि बाजू वाला हाफ सेल कौन है जिससे ये कनेक्टेड है। कोई भी हाफ सेल कुछ नहीं कर सकता, दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के बाद ही सेल बनता है। तो अगर कैथोड के रूप में वर्क करवा रहे हैं तो ये, और इसके लिए फिर सेल रिएक्शन, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, Fe3 प्लस Fe2 प्लस एंड PT, इलेक्ट्रॉन कैरियर विल कम एट द राइट। अच्छा, Fe3 प्लस और Fe2 प्लस सेम फेज में हैं तो दे आर सेपरेटेड बाय ए कॉमा। सिंगल वर्टिकल लाइन जब यूज़ करते हैं जब दो अलग अलग फेजेस कांटेक्ट में हो इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये था रेडॉक्स हाफ सेल। देन कम्स गैस हाफ सेल और गैस इलेक्ट्रोड, जैसे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड। वो क्या है थोड़ा केयरफुली देखेंगे, पहले लिखो यहाँ तक की बात। थर्ड, गैस हाफ सेल और गैस इलेक्ट्रोड। गैस हाफ सेल और गैस इलेक्ट्रोड में जो गैस है इट इज़ गैस जो होती है वो एड्जॉर्ब कराई जाती है ऑन प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक मतलब पाउडर्ड प्लेटिनम फॉर द ग्रेटर सरफेस एरिया and the whole setup is dipped into the solution which contains the common ion। तो डेफिनेशन तो क्या, एक बार समझे बात को, जैसे ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम वायर इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में। कलर चेंज करें तो जरा, मान लो ये H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। H प्लस का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4, एक्वस एटसेट्रा। ये प्लैटिनम वायर है इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये प्लैटिनम फॉयल है PT फॉयल कोटेड विद PT ब्लैक, दैट इज अ पाउडर्ड प्लैटिनम। पाउडर्ड प्लैटिनम, तो पाउडर्ड प्लैटिनम से कोटिंग होती है, PT ब्लैक बोलते हैं इसको, फॉर ग्रेटर सरफेस एरिया। PT ब्लैक पर्पस to have greater surface area and hence greater extent of adsorption and hence greater extent of adsorption। तो to have greater surface area and hence greater extent of adsorption, तो प्लेटिनम फॉयल यूज़ करते हैं और उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, पाउडर्ड कोटिंग ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम ब्लैक बोलते हैं उसको, ताकि गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब हो सरफेस पर, केमिकली एड्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद ये उसी सॉल्यूशन में डूबा होना चाहिए जो गैस का आयन है।
अगर H2 गैस है तो साथ में H प्लस होना चाहिए, Cl2 गैस है तो साथ में Cl माइनस होना चाहिए, जो आयन होता है नॉर्मल आयन। अच्छा, O2 गैस है तो ऑक्साइड आयन तो एग्जिस्ट नहीं करता पानी में, वो OH माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो OH माइनस आयन होना जरूरी है। ब्रोमीन की गैस अगर वेपर्स ले रहे हैं तो ब्रोमाइन आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए, जो गैस है उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए। H2 गैस है तो H प्लस का सॉल्यूशन होना चाहिए। ये है गैस हाफ सेल। तो एक गैस होती है विच इज़ एड्जॉर्ब्ड ऑन द प्लेटिनम फॉयल फॉर द ग्रेटर सरफेस एरिया। हम फॉयल के ऊपर कोटिंग करते हैं, वो एड्जॉर्ब होने के बाद देन रिएक्शन, ये पूरा का पूरा सेटअप डिप्ड होना चाहिए इनटू द सॉल्यूशन ऑफ आयन ऑफ द गैस, और फिर प्लेटिनम वायर जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करेगा। अच्छा, यही जैसे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड था, तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड H2 गैस इलेक्ट्रोड क्या था, एनोड अगर है तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, H2 गैस 2H प्लस 2E। इसका IUPAC नोटेशन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कैरियर सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद गैस आनी चाहिए, ये भी बताया था, एंड देन वो H प्लस का जो भी प्रोवाइडर हो, H प्लस लिख दो या HCl या H2S, जो भी प्रोवाइडर हो वो लिखना चाहिए। अच्छा, ये कैथोड की तरफ वर्क कर रहा है तो कैथोड होगा तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, 2H प्लस 2E और ये H2 गैस। तो फिर इसका नोटेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H प्लस H2 गैस एंड Pt। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अच्छा, मान लो क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड हो तो अच्छा, ये हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए E0 हमेशा 0 लेते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो, अंडर ऑल टेम्परेचर कंडीशंस, लिखवा भी चुके हैं। तो Cl2 गैस इलेक्ट्रोड ऐसा हो जाएगा जैसे Cl2 का रिडक्शन हो जाए तो 2Cl माइनस, तो रिडक्शन है तो फिर क्या, Cl माइनस Cl2 Pt, और यदि ऑक्सीडेशन है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, 2Cl, ये अलग कर लो, 2Cl माइनस, ऑक्सीडेशन हुआ Cl2 में, ये हुआ, और इसका नोटेशन क्या होगा फिर उल्टा, Pt Cl2 और Cl माइनस। ये नोटेशन है, ये तरीका होता है। तो गैस इलेक्ट्रोड इस तरीके का होता है कि हाइड्रोजन गैस पास करवाई गई। कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये तो प्लेटिनम वायर है, ये क्या है, ये सब, ये जो, अरे कुछ नहीं, ये तो कांच की कवरिंग होती है प्लेटिनम वायर पर। प्लेटिनम वायर थोड़ा हवा में हिलता रहता है, वायर यूज़ करते हैं, प्लेटिनम थोड़ा महंगा होता है, बहुत पतला वायर भी मत यूज़ करना, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उसका, करंट लॉसेस विल बी मोर। तो बहुत मोटी रॉड भी मत यूज़ करो, महंगा होता है, इतना पैसे कहाँ से अफोर्ड करेंगे, चोरी हो गया तो और अलग हो गया मामला गड़बड़, प्लेट वगैरह तो कहाँ, बहुत बड़ी लग्जरी हो गई। तो एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है कि भाई वायर यूज़ कर लो ऑफ ए नॉमिनल थिकनेस, क्योंकि एक्टिव मास ऑफ द सॉलिड इज कांस्टेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पोटेंशियल पर। बट प्लेटिनम का वायर अगर है तो थोड़ा हिलेगा डुलेगा, तो रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए ग्लास की एक कोटिंग कर देते हैं, उसके ऊपर क्लैडिंग कर देते हैं, तो वो सब है। तो ये था गैस इलेक्ट्रोड, नोट करेंगे पूरी बात को, ये बड़ा यूज़फुल है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। कई बार इसी इलेक्ट्रोड से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वहीं पर हम बात करते हैं। एक होता है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, हाँ इससे पहले भी पढ़ सकते थे, बट ठीक है आप पढ़ लेते हैं। जो इसके बाद वाला जो हाफ सेल है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जेई मेन हो या एडवांस्ड हो, केयरफुल्ली पढ़ना। शायद बच्चे कई बार जब गैल्वेनिक सेल मुझसे पढ़ते हैं तो उसी के लिए पढ़ते हैं कि चलो सर से एक बार वो पढ़ लेते हैं यार, वो चीज़ बड़ी स्पेसिफिक सी है। तो बच्चों लेट अस टेक, वो फोर्थ वाला तो बाद में लेंगे, यहीं पे टर्म डिफाइन कर लें, कंसंट्रेशन सेल। वो रह गया था, इससे पहले होना था, बट कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं। तो पूरी बात नोट करो। कॉन्सेंट्रेशन सेल, ये ऐसा सेल होता है जिसमें कैथोड और एनोड आर ऑफ सेम मटेरियल।
करंट फ्लोज इन आउटर सर्किट में करंट फ्लोज ड्यू टू concentration difference or partial pressure difference. In two halves. कैथोड हाफ और एनोड हाफ में कंसंट्रेशन के डिफरेंस या पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर तो एक ही बात होती है, बोथ आर द मेजर ऑफ एक्टिव मासेस, उनके डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होती है। अच्छा एक बात और, चूंकि एनोड और कैथोड मटेरियल सेम है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल अगर एनोड का x है तो कैथोड का क्या हो जाएगा -x, तो ई नॉट सेल इज ऑलवेज जीरो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए हमेशा जीरो रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे यही वो डेनियल सेल ले रहे आप, मान लो जैसे Zn, जिंक लगते ही बच्चों को लगता है डेनियल सेल लिख रहे हैं, जिंक सल्फेट, ये एनोड हाफ है, कैथोड भी वही है, जिंक की रॉड डिपिंग इनटू द जिंक आयन सॉल्यूशन, तो ZnSO4 एंड जिंक सॉलिड। ऑफ कोर्स ये कंसंट्रेशन C1, ये कंसंट्रेशन C2, कंसंट्रेशन C1 ये C2 अलग अलग कंसंट्रेशन हैं, इस कारण से ये कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल है। और देखो जैसे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड यूज करो, और या फिर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड यूज कर लो, HCl एक्वस ले लो। अब बच्चे पूछते हैं यहाँ पर कि सर ये तो अलग अलग हैं, यहाँ H2SO4 है, यहाँ HCl है, तो कंसंट्रेशन सेल कैसे हुआ? अरे नहा भाई, ना मुन्ना ना, H2SO4 और HCl अल्टीमेटली H+ के प्रोवाइडर हैं, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में H2SO4 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है, एसिटिक एसिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं है जो H+ का प्रोवाइडर हो सॉल्यूशन के अंदर। तो H+ का प्रोवाइडर यहाँ H2SO4 है, यहाँ HCl है, सल्फेट आयन का यहाँ कोई रोल नहीं, क्लोराइड आयन का यहाँ कोई रोल नहीं, ये भी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ये भी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, यहाँ कंसंट्रेशन कुछ C1 है, यहाँ कंसंट्रेशन कुछ C2 है, ये सब कंसंट्रेशन सेल के एग्जाम्पल है। यही ऐसे भी हो सकता है, तो P2 PT H2 गैस, और यहाँ मान लो HCl कॉमन सोल्यूशन है, दोनों में ही कॉमन सोल्यूशन है। कॉमन सोल्यूशन है तो सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज, यहाँ सॉल्ट ब्रिज, यहाँ सॉल्ट ब्रिज है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। मान लो यहाँ प्रेशर P1 एटमॉस्फेयर हो, यहाँ प्रेशर P2 हो, तो भी अलग अलग पार्शियल प्रेशर की वजह से करंट विल फ्लो इन द आउटर सर्किट एंड अकॉर्डिंगली मान लो, तो ये सभी क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल हैं, ये भी एग्जाम्पल्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल है। ये जो आखिरी वाला केस है ना, चलो मैं एक बार बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसा बनेगा, कंस्टिट्यूशन कैसा होगा। जो आखिरी वाला है कि सर ये आपने पहले भी कहा था कि बगैर सॉल्ट ब्रिज के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमन सॉल्यूशन इस्तेमाल करें तो देखेंगे, जरा करियो तो यहाँ तक की बात नोट। जैसे वापस मैं इसको समझा देता हूं, जैसे PT हाइड्रोजन गैस, एक ही कॉमन सॉल्यूशन है, सॉल्ट ब्रिज नॉट नीडेड हियर, नो सॉल्ट ब्रिज हियर। कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है, तो फिर क्या, एक ही सॉल्यूशन होता है, ये रहा। और इसके अंदर भी जैसे ये इस टाइप से, ये वो कांच की क्लैडिंग है थोड़ा सा रिजिडिटी बढ़ाने के लिए, बाकी यहाँ से गैस ले ली, यहाँ से यहाँ भी एक
बिल्कुल सिमिलर टाइप का, दो तरफ से हाइड्रोजन गैस अटैच की जाएगी और उसके बाद यहां से H2 गैस, मान लो यहाँ प्रेशर P1 था, यहाँ प्रेशर P2 था, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस, प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर P2 और सेम सॉल्यूशन में डिप्ड हैं। The entire setup is having the common solution of HCl, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, HCl है तो HCl, H2SO4 है तो H2SO4। थोड़ा दिमाग लगा लो, कॉमन सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है, अब सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। ये है सेल, ये प्लेटिनम फॉइल्स थी इस तरीके से। अब पार्शियल प्रेशर अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये एनोड हो गया, ये कैथोड पोर्शन हो गया। HCl इज कॉमन, तो एनोड पर क्या हुआ, H2 गैस, 2H प्लस प्लस 2E विद द पार्शियल प्रेशर P1 और ये कॉन्सेंट्रेशन मान लो कुछ C थी, ठीक है, बट रिडक्शन क्या हुआ, कैथोड क्या हुआ, H प्लस प्लस 2E, H2 गैस, ये पार्शियल प्रेशर P2 और ये कंसंट्रेशन C। अब इसका भी E0 ऑक्सीडेशन तो क्या होता है, 0 होता है, इसका भी E0 ऑक्सीडेशन क्या होता है, 0 होता है। अच्छा 0 ना भी होता तो अगर ये X होता तो उल्टा करने पर ये क्या बन जाता, माइनस, ये माइनस X, दोनों को जोड़ने पर 0 ही आता। तो सेल रिएक्शन क्या हो गई, देखो तो ये तो H प्लस और H प्लस सेम है, कैंसिल आउट हो गए। तो सर ये H2 है, ये भी कैंसिल आउट कर दो। अरे नहीं पागल, यहाँ पार्शियल प्रेशर अलग अलग हैं, यहाँ तो कंसंट्रेशन सेम थी। अगर मान लो गलती से ये जोड़ भी देते लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो जब नस्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखते तो ऊपर भी आता कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, नीचे भी आता H प्लस का स्क्वायर, लिख के देख लो, कैंसिल आउट हो जाते तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो ही गए। H2 गैस विद द प्रेशर P2 विद द प्रेशर P1, ये हुआ। तो इसका मतलब सेल पोटेंशियल क्या हो गया, तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल तो 0 है ही, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो हमेशा 0 होगा। अगर ये मान लो 0 ना भी होता, X होता, तो ये वैल्यू क्या होती, माइनस X, जुड़ने के बाद वो 0 ही आता, माइनस 0.0591 अपॉन N, 2 लॉग ऑफ वॉट, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ये P2 अपॉन P1। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि E सेल को पॉजिटिव करवाना है, देन ऑब्वियस ही बात है, अगर इसको पोटेंशियल को पॉजिटिव करवाना है तो क्या चाहोगे, पॉजिटिव कराने के लिए तो नेगेटिव ही है, तो लॉग के अंदर का जो टर्म है वो लेस देन 1 हो, तो P2 शुड बी लेस देन P1, तो पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट न्यूमरेटर जितना कम हो, डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा हो, लॉग के अंदर की वैल्यू जितनी कम होगी, ये वैल्यू उतनी कम होगी, तो घटने वाला टर्म कम होगा, तो पोटेंशियल विल बी हाई इन जनरल। लॉग के अंदर जो Q वाला टर्म है उसमें जो न्यूमरेटर है, Q जितना कम, लॉग Q के अंदर है ना, ये ऐसा लिख लो, इन जनरल लॉग के अंदर न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ये वाला टर्म है इन जनरल क्या, n कम से कम हो, d ज़्यादा से ज़्यादा हो डिनोमिनेटर, देन E सेल विल बी हाई। अब भाई हम तो चाहते हैं कि सेल जो है हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर करे, तो E सेल ज़्यादा रखने के लिए लॉग के अंदर जो न्यूमरेटर है वो कम से कम रखो, डिनोमिनेटर ज़्यादा से ज़्यादा कम रखो, तो ये वैल्यू कम हो गई, नेगेटिव घटने वाला टर्म जो है वो मिनिमम हो गया, और अकॉर्डिंगली पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए न्यूमरेटर कम से कम हो, डिनोमिनेटर ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो E सेल विल कम आउट टू बी हाईएस्ट। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आप ये बात कह पाते हो बच्चों। एक आध क्वेश्चन भी ले लेते हैं। नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन सेल पे,
कंसंट्रेशन सेल एक नॉर्मल सेल है जैसे और सेल होते हैं, बस मटेरियल ऑफ एनोड एंड कैथोड इज सेम. ई नॉट सेल इज ऑलवेज इक्वल टू 0, बट करंट फ्लोज इन द आउटर सर्किट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन आइदर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर या एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिव मासेस. नोट करेंगे पूरी बात. ये मैंने समझा भी दिया कि हर सेल में सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती. तो ये वो पॉइंट था. एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, यही क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड सेल पोटेंशियल. जैसे क्या PT Cl2 HCl 10⁻³ प्रेशर 2 बार. बेरियम क्लोराइड 2 × 10⁻²m Cl2 1 एटमॉस्फेयर एंड PT. अब क्वेश्चन तो बड़ा आसान है और नहीं, हाफ सेल पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है. जरा रिएक्शन तो लिखो. यही Cl2 का ऑक्सीडेशन होता, यही Cl- का ऑक्सीडेशन होना है तो Cl- का ऑक्सीडेशन होगा. और Cl2 का प्रेशर 2 और ये 10⁻³ और यही Cl2 का रिडक्शन होगा कैथोड पर और ये हो गया 2 × 10⁻, नहीं कंसंट्रेशन अलग है. बेरियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन 2 × 10⁻² है तो ये 4 × 10⁻. और ये पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है. जोड़ोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया. सब कुछ तो डिफरेंट है कंसंट्रेशन सेल ही. इसका E0 अगर x था तो इसका E0 -x होगा, ताकि जोड़ने पर रिएक्शन क्या हो गई. Cl2 2Cl- + Cl2 Cl2 + 2Cl-. सेल रिएक्शन आ गई और E0 सेल क्या हो गया 0. तो E सेल किसके बराबर 0 - 0.06 ले लो अपॉन 2 log ऑफ Cl- ये वाला 10⁻³ ये Cl2 इधर वाला 1 एटमॉस्फेयर, ये Cl2 2 एटमॉस्फेयर और ये 4 × 10⁻²m. कंसंट्रेशन का ध्यान रखना. तो प्रोडक्ट में 2 पार्शियल प्रेशर इंटू Cl- का स्क्वायर 4 × 16 × 10⁻⁴ अपॉन 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻�6 इंटू 1 हो गया. बस ये -0.03 log ऑफ. ऊपर गया तो 10⁻² आ गया ये 100. तो 2 16 दूनी 32 इंटू 100. तो बस अब कर लेना सॉल्व. -0.03 log 32 log 2⁵5 यही हुआ ना. हाँ 2⁵5 5 log 2 तो 5 इंटू 0.3 प्लस log 100 की वैल्यू 2 गुणा भाग कर लेना. नेगेटिव में आ रहा है पोटेंशियल तो इसका मतलब सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स इट विल नॉट डिलीवर एनी इलेक्ट्रिकल वर्क अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस और वर्किंग ऑफ द सेल. तो बच्चे ये था कंसंट्रेशन सेल. नोट करो. वापस पे आएंगे फिर हम वही वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल्स पर. नोट डाउन. चलो भाई बच्चों आगे बात करेंगे. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसके लिए पूरी बात कह रहा हूँ, भूमिका बना रहा हूँ. क्या मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल. मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल वेरी इंपॉर्टेंट. जेई मेन हो जेई एडवांस्ड हो हर जगह पर क्वेश्चन आते हैं. थोड़ा लंबा सा नाम है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल. होता क्या है ये, जो मेटल होती है उसी का मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है और उसी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन होता है. तो जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे सिल्वर रॉड है, सिल्वर के साथ साथ AgCl होगा प्लस अगर AgCl है तो क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में होने चाहिए, सॉलिड. यदि AgBr ले लिया आपने कोटिंग या मान लो पाउडर प्रेजेंट है सॉलिड में तो फिर ब्रोमाइड आयन होने चाहिए.
यदि आपने मान लो बेरियम आयन लिया है तो बेरियम सल्फेट अगर ले रहे हो सॉलिड तो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन होने चाहिए इस टाइप से। सिल्वर क्रोमेट ले रहे हो, सिल्वर सॉलिड प्लस Ag2CrO4 सॉलिड, तो क्रोमेट आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए इस टाइप से। कंस्टिट्यूशन ऐसा भी हो सकता है जैसे ये मान लो एक कोटिंग कर दी, पोरस कोटिंग ऑफ सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर की रॉड पर या बेरियम की रॉड पर बेरियम सॉल्ट, और ये कोटिंग कर दिया आपने। सिल्वर को या कोटिंग नहीं भी करो तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। और ये एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ क्लोराइड आयन, जैसे कौन, पोटेशियम क्लोराइड टाइप। ऑब्वियसली सिल्वर क्लोराइड एक्सेस में प्रेजेंट है और क्लोराइड आयन भी अवेलेबल हैं, तो सिल्वर क्लोराइड एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो उसका इक्विलिब्रियम तो हमेशा एस्टैब्लिश्ड रहेगा। तो एट एनी मोमेंट Ag प्लस कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP के बराबर होगा। तो सॉल्यूशन इज ऑलवेज सैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू, solution is always saturated with respect to silver chloride AgCl, इस तरीके से। तो सॉल्यूशन हमेशा सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड है तो इसका मतलब Ag प्लस इंटू Cl माइनस का प्रोडक्ट KSP के बराबर होगा। तो एक मेटल रॉड, जो मेटल उसी का इंसॉल्युबल सॉल्ट, पोरस कोटिंग ऑफ AgCl जैसे, और जो इंसॉल्युबल सॉल्ट है उसी का एनायन सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन के रूप में रहना चाहिए। ये है मेटल सिल्वर, मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट जैसे AgCl, एनायन कौन, क्लोराइड आयन, हाफ सेल, ये हाफ सेल है। अब जैसे मान लो यही वाला एग्जाम्पल ले लो, यही वाला सिल्वर वाला, इफ इट एक्ट्स एज एनोड, एनोड पे वर्क करेगा तो ऑक्सीडेशन हाफ लिखोगे तो AgCl सॉलिड, Ag सॉलिड प्लस, इसको बल्कि ऐसे लिखो, एनोड पे वर्क कर रहा है सिल्वर सॉलिड प्लस क्लोराइड आयन एक्वस, AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, ये है एनोड, ऑक्सीडेशन हाफ। तो फिर इसका नोटेशन क्या होगा, IUPAC नोटेशन। IUPAC नोटेशन जो सेल नोटेशन होगा वो हाफ सेल नोटेशन, चूँकि एनोड में है तो इलेक्ट्रॉन कैरियर सिल्वर ही है, तो वो सबसे लेफ्ट में, उसके बाद AgCl सॉलिड एंड देन क्लोराइड आयन एक्वस, इस तरीके से नोटेशन होगा। इफ इट एक्ट्स एज कैथोड, अगर एक कैथोड की तरफ वर्क करेगा तो रिडक्शन होगा, सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, नोटेशन भी उल्टा हो जाएगा ऐसे, AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा Ag सॉलिड प्लस क्लोराइड आयन, इस टाइप से ये रिडक्शन हुआ। और इसका IUPAC नोटेशन क्या हुआ, उल्टा हो जाएगा वो भी, Cl माइनस AgCl Ag। अच्छा एक बात ध्यान दो, सिल्वर तो सॉलिड है, एक्टिव मास इज कांस्टेंट, AgCl भी सॉलिड है, एक्टिव मास इज कांस्टेंट, वेरिएबल केवल एक ही है, कौन, क्लोराइड आयन। तो इसकी कंसंट्रेशन C दी हुई होगी, C मोल पर लीटर, तो वो हम लिख लेंगे। क्वेश्चन में इसी की कंसंट्रेशन दी होगी, अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस। तो ये एनोड और कैथोड दोनों तरीके से वर्क कर सकता है। अब बात आती है इसका एनालिसिस कैसे करें। क्वेश्चन इतना क्लियर फॉर्म में नहीं आता,
क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्कआउट करवाते हैं आपसे। ये कैसे वर्कआउट कराते हैं दैट वी विल सी हियर। तो जैसे लिखो पर यहाँ तक की एक बार बात। चलो भाई एनालिसिस करते हैं इसका। तो लिखो एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस जो है वो मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन हाफ सेल, मेटल आयंस। अब मैंने ये एग्जांपल ले लो, जैसे ये था Cl माइनस, अभी लिया ही था हमने AgCl Ag। अब ये नोटेशन ही मैंने कैथोड का ले लिया, एक्टिंग एज कैथोड। इसका एनालिसिस कैसे करें, कैसे इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करें, कैसे इसका नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करें। तो कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट, यही ले लो, पोटेंशियल सिंबल तो यही है ना, AgCl Ag। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड से हाफ सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें। अच्छा, कैथोड में वर्क कर रहा है तो इसकी रिएक्शन क्या हुई, नेट रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, वो तो ये हो गई AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। ये हो गई, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब ये हाफ सेल रिएक्शन है, मैं इसे चाहूँ तो तोड़ के लिख सकता हूँ, दो अलग अलग इक्वेशन में तोड़ करके। कैसे, AgCl तोड़ोगे तो जैसे ये Ag प्लस Cl माइनस, और ये AgCl का डिसोसिएशन है तो हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हैं, Ksp। क्या लिखते हैं, Ksp। और एक काम कर लो, क्या काम कर लो, Ag प्लस का रिडक्शन करवाओ एक्वस का, तो सिल्वर बन गया। और ये क्या है, ये तो E नॉट है स्टैंडर्ड कंडीशन में। Ag प्लस Ag का सिंपल मेटल एंड हाफ सेल का पोटेंशियल, और इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हुआ और इक्वेशन आ गई AgCl, वही हाफ सेल इक्वेशन आ गई। सर ऐसा क्यों किया आपने, ये है हाफ सेल इक्वेशन। ये है हाफ सेल रिएक्शन या हाफ सेल इक्वेशन। ऐसा इसलिए किया कि किसी रिएक्शन के पैरामीटर, कोई एक्सटेंसिव पैरामीटर लाइक डेल्टा जी, गिब्स फंक्शन या गिब्स एनर्जी, मैं दो अलग अलग तोड़ करके लिखूं तो उन दोनों का डेल्टा जी जुड़ जाएगा, तो नेट रिएक्शन का डेल्टा जी आ जाएगा, और डेल्टा जी आएगा तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जरा समझो। मैंने यहाँ डेल्टा G1 नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में किसके बराबर होगा, माइनस n मतलब 2.3 ले लो, 2.303 RT log ऑफ व्हाट, Ksp बेस 10 पर। ऐसे तो लिखते हो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो डेल्टा जी। अच्छा, ये भी एक सिंपल मेटल एंड हाफ सेल पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू भी पता होती है कई बार आपको, कितनी होती है, 0.8 वोल्ट। Ag प्लस इसलिए अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो डेल्टा G2 नॉट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस n की वैल्यू है हालांकि 1 है, NF ई सेल, ई सेल नहीं, ई कौन सा, ई नॉट, Ag प्लस Ag, यही तो होता है। अब दो रिएक्शंस हैं जिनके डेल्टा जी पता हैं, दोनों को जोड़ रहो तो तीसरी रिएक्शन का डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, दोनों को जोड़ देंगे और डेल्टा G3 नॉट किसके बराबर हो गया, ये भी क्या है, एक हाफ सेल ही तो है, तो माइनस n, हालांकि n की वैल्यू इस केस में 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व है, n की वैल्यू 1 है, बट ठीक है, n तो यूनिफॉर्म है, ले लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो 1 रख लेंगे। तो NF इंटू ई, इस स्टैंडर्ड हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो E नॉट Cl AgCl Ag, यही तो फाइंड आउट करना चाह रहे थे हम। आ गया देखो डेल्टा जी वाले रास्ते से, इसे बोलते हैं हेस लॉ।
ये हैसलॉय तो होता है कि दो रिएक्शन को जोड़ो और नेट रिएक्शन मिल रही है तो उनके ऑल द स्टेट फंक्शंस जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं दे कैन बी एडेड. सो वुड बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा G1 नॉट माइनस 2.303 RT log of KSP माइनस NF E नॉट AG प्लस AG. यही हुआ. थोड़ा सिंप्लीफाई करना, माइनस NF से डिवाइड कर दो तो यही तो फाइंड आउट करना चाह रहे थे हम. Cl माइनस AgCl Ag इज इक्वल टू व्हाट, E नॉट Ag प्लस Ag. ये डेटा तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, प्लस 2.303 RT अपॉन NF log of what, KSP. किसका, AgCl का. अच्छा, ये वैल्यू तो हमें पता ही होती है. ये वैल्यू स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या ले लेते हैं, 0.0591. तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया E नॉट Cl माइनस AgCl Ag वुड बी इक्वल टू E नॉट Ag प्लस Ag प्लस 0.0591 ले लो अपॉन n. हालांकि n की वैल्यू यहाँ 1 है इस पर्टिकुलर केस में, एंड लॉग ऑफ KSP. ये आ गया एक्सप्रेशन. हालांकि कई बार कई टीचर्स ऐसे बताते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर ये स्टैंडर्ड फार्मूले के बताया, कहा कि रट लो, याद कर लो. मैं तो कहता हूँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है. अभी ज़रूरत है, थोड़ी देर बाद में एक ऐसा मेथड बताऊँगा कि मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट, आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल ईजीली, एकदम हवा की माफिक, मतलब सटासट क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे. तो चलो अभी के लिए तो हमने इसे अंडरलाइन कर लिया कि किसी मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज इक्वल टू सिंपल मेटल आयन स्टैंडर्ड पोटेंशियल. अगर ये रिडक्शन में है तो ये भी रिडक्शन का पोटेंशियल लेना, ध्यान देना. ये रिडक्शन में है तो ये भी रिडक्शन का पोटेंशियल प्लस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 1 थी. लॉग ऑफ KSP ऑफ द सॉल्ट इन्वॉल्व्ड आ गया. अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हुआ. स्टैंडर्ड कब, व्हेन क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन इज 1m. बट जरूरी थोड़ी है कि क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन हमेशा 1m ही हो सकता है कुछ और कंसंट्रेशन हो, 0.2m हो, 0.1m हो, एनीथिंग. तो फिर क्या फाइंड आउट कर ले, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल. लिखियो बात जरा यहां तक की. तो लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ और कैलकुलेशन ऑफ थोड़ा स्लो चल रहा हूं मैं इसमें जानबूझ के, ट्रबलसम एरिया है ये वाला नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल. क्या E नॉट पर लगाओ, Cl माइनस, रिडक्शन भी कर रहे हैं फाइंड आउट, AgCl Ag. तो कैसे, ओवरऑल इक्वेशन क्या थी, वो ये थी AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, ये थी रिएक्शन. नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपको पता है नास्ट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ती है. तो अप्लाई करो नास्ट इक्वेशन. तो नास्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो Cl माइनस AgCl Ag would be equal to what, E naught Cl minus AgCl Ag माइनस 0.0591, 25 डिग्री टेम्परेचर मान लिया, अपॉन n की वैल्यू हालांकि 1 है तो n ही ले लो, लॉग ऑफ व्हाट, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन. बट आपको एक बात पता है, एक तो यही पता है कि Ag प्लस कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KSP. ये बात पता है, इसका यूज करना है हमेशा. अच्छा, ये वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी हमने सिंपल टर्म्स में. कहाँ, जरा देखना यहाँ, ये तो ये वाली जरा वैल्यू उठा लो, यहाँ से उठाओ इसको. तो क्या करोगे, E नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल सिंपल मेटल एंड हाफ सेल का प्लस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ KSP, और ये सेकंड टर्म तो है ही 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ
Cl माइनस, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करोगे तो ये क्या हो गया, E0 Ag प्लस Ag माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ Cl माइनस कंसंट्रेशन अपॉन Ksp, और यहाँ से Cl माइनस कंसंट्रेशन अपॉन Ksp की वैल्यू लोगे तो 1 अपॉन Ag प्लस की कंसंट्रेशन के बराबर आ गई। ये वाली वैल्यू उठाओ यहाँ रख लो यहाँ पे, तो देखो एक्सप्रेशन क्या आ गया, बड़ा काम का, E0 E Cl माइनस, कब E है मतलब Cl माइनस की कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, C मोल पर लीटर, 1 नहीं है, 1 होता तो ये नॉट हो जाता, तो E Cl माइनस AgCl, Ag इसका नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं ये, तो किसके बराबर आ गया, E0 Ag प्लस Ag, ये तो पता ही होता है हमें, सिंपल मेटल एंड हाफ सेल का पोटेंशियल है 0.8 वोल्ट होता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी होता है, माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ Cl माइनस अपॉन Ksp किसके बराबर है, 1 अपॉन Ag प्लस। देखो हो गया, पहचानो ये कौन, पहचानो ये कौन है, पहचानो मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। ये कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये कह रहा है, ये कौन है, पहचानो ये कौन है भाई, ये सिंपल मेटल एंड हाफ सेल पोटेंशियल, ये एक्सप्रेशन है, दिस इज नथिंग बट अ सिंपल मेटल आयन हाफ सेल पोटेंशियल, ये है वो, वेयर Ag प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ksp ऑफ AgCl अपॉन Cl माइनस कंसंट्रेशन। कैसे, देखो जरा ध्यान दो, सिंपल Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल अगर देखें सिंपल मेटल आयन का, तो मैं इसका E कैसे लिखूंगा, Ag प्लस Ag, ऐसे तो लिखूंगा E0 Ag प्लस Ag माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ वॉट 1 अपॉन Ag प्लस, ऐसे तो लिखूंगा, जरा देखना ये राइट हैंड साइड, अरे सिंपल मेटल आयन हाफ सेल का पोटेंशियल मैं लिखूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा, Ag प्लस ए का ये पोटेंशियल है और ये यही तो राइट साइड है, तो इसका मतलब ये सिंपल, ये जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, दिस इज इक्वल टू द नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ सिंपल मेटल आयन हाफ सेल वेयर Ag प्लस कंसंट्रेशन इज नथिंग बट Ksp ऑफ AgCl अपॉन Cl माइनस। Cl माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 0.1 m 0.2 m जो भी दिया हुआ होगा, Ksp क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, डेटा दिया हुआ होगा, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ऐसे थोड़ी खाली पेपर दे देंगे बोला करो सॉल्व, अरे ये ऐसे थोड़ी होता है, तो क्वेश्चन में डेटा दिया होगा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल का, कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले हाफ सेल का जो हाफ सेल पोटेंशियल है, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, इट इज इक्वल टू द नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सिंपल मेटल एंड हाफ सेल। वी कैन सॉल्व इक्विवेलेंट सिस्टम में ला करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कितना आसान है ये, कितना आसान निकला रे। ये वो ट्रबलसम एरिया है जहां बच्चों को दिक्कत आती है, जेई मेन में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एडवांस तो अक्सर पूछता ही है, छोड़ नहीं सकते। चलो और एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखना सिखाता हूं आपको कि हाउ टू राइट अ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल इनटू द सिंपल मेटल एंड हाफ सेल। क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होगी, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। आई एम गोइंग स्लो इन इट, फास्ट लेन जैसी कोई चीज नहीं है इसमें, नोट करो पूरी बात। जैसे फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कलर यही अच्छा है। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस क्या, जैसे E फाइंड आउट करना था, Cl माइनस, अब ये तो अभी पढ़ा ही है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, इज इक्वल टू सिंपल मेटल आयन हाफ सेल Ag प्लस Ag। ऑफ कोर्स इसे फाइंड आउट करने के लिए Ag प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, जो कि हमें कहाँ से आएगी, इक्विलिब्रियम से, Ksp ऑफ AgCl अपॉन व्हाट Cl माइनस।
आ गई बात समझ में? अच्छा और देखो, ये रिडक्शन में थे तो रिडक्शन का हाफ सेल पोटेंशियल लेना है। अच्छा और देखो ई नॉट, मान लो रिडक्शन का पोटेंशियल ऐसे हो, सल्फेट आयन PbSO4 लेड, ये भी मेटल मेटल आयन हाफ सेल पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड वाला ही बता देंगे, स्टैंडर्ड में भी कोई अंतर ही नहीं है। इससे आप, इस मेथड से आप स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो सब पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो। ये कंसंट्रेशन नॉन स्टैंडर्ड, अब नॉन स्टैंडर्ड लिया है तो कंसंट्रेशन कुछ होगी इसकी, यही वेरिएबल है बस। ये तो सॉलिड है, ये तो सॉलिड है। इज इक्वल टू व्हाट बताओ, ऑक्सीडेशन में वर्क कर रहा है या रिडक्शन में? रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन कैरियर राइट साइड में आ गया और रिडक्शन में वर्क कर रहा है तो सिंपल मेटल मेटल आयन हाफ सेल भी रिडक्शन का होगा। क्या होगा? Pb2 प्लस सिंपल मेटल मेटल आयन हाफ सेल Pb सॉलिड, वेयर Pb2 plus concentration would be equal to what? Ksp of PbSO4 divided by sulfate ion concentration। ऐसे सर ये तो रिडक्शन के बता रहे हो आप, ऑक्सीडेशन का होता तो कैसे करते? अरे तो कर लो, ये लो, जैसे मान लो E फाइंड आउट करना हो किसका? AgBr ले लो, चलो थोड़ा चेंज करें, और ब्रोमाइड आयन ये फाइंड आउट करना हो, मान लो ऑक्सीडेशन में है तो फिर सिंपल मेटल मेटल आयन ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल के बराबर होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर। अगर ऑक्सीडेशन में है तो ऑक्सीडेशन ही लो, व्हाट? Ag प्लस Ag मेटल, ये तो रिडक्शन हो गया। Ag प्लस सिंपल मेटल मेटल आयन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर ले लो। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिंपल मेटल मेटल आयन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होगा, वेयर ऑफ कोर्स Ag plus concentration is equal to what? Ksp of AgBr, सॉल्ट इन्वॉल्व है तो AgBr अपॉन ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन। अच्छा कई बार बात आती है तो सर ये तो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड फाइंड आउट करना हो तो वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या? ना ना, कोई जरूरत ना है। कैसे जरा देखना, E नॉट चाहिए मुझे, AgBr ब्रोमाइड आयन, ऑफ कोर्स ये 1m है, जब भी तो नॉट है तो फिर तो क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, तो सिंपल आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लो Ag प्लस, वेयर अब तो और आसान, Ag प्लस की कंसंट्रेशन किसके बराबर? Ksp ऑफ AgBr तो है ही, बट ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन वो तो 1m है, कैलकुलेशन और आसान हो गई, 1m। तो आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल मेटल मेटल आयन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वेयर Ag प्लस कंसंट्रेशन इज नथिंग बट Ksp ऑफ AgBr अपॉन ब्रोमाइड आयन इज 1m। यहाँ कुछ रखते आप नॉन स्टैंडर्ड में 0.1m 0.2m, उसकी जगह 1 रख लिया आपने, दैट्स इट, द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। और भी एग्जाम्पल जैसे ये लो, E क्रोमेट आयन रिडक्शन में ले रहे हैं और Ag2CrO4, इसका कैसे लिखोगे? E किसके बराबर बताओ? नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है तो मेटल मेटल आयन हाफ सेल, रिडक्शन में लेना है, रिडक्शन का है तो Ag प्लस Ag, वेयर कंडीशन कौन सी? Ksp ऑफ Ag2CrO4 इज एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम तो Ag प्लस का स्क्वायर इनटू क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ksp किसका? Ag2CrO4 का, तो Ag2CrO4 का, तो यहाँ से अगर मुझे चाहिए होगा कौन? Ag प्लस कंसंट्रेशन, तो आई कैन कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ Ksp ऑफ सिल्वर क्रोमेट एंड क्रोमेट आयन कंसंट्रेशन। आ गई बात समझ में? आ गया Ag प्लस पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड, तो इक्वलेंट मेटल मेटल आयन हाफ सेल पोटेंशियल से आप मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन हाफ सेल का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, नॉन स्टैंडर्ड में भी और इवन स्टैंडर्ड में भी, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इफ सिंपल मेटल मेटल एंड हाफ सेल पोटेंशियल दिया हुआ हो और Ksp का डेटा दिया हुआ हो, तो दिस इज द मेथड क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन लेंगे अब, करियो जरा नोट्स अब ये सब। लिख लिया? क्वेश्चन मान लो कुछ ऐसे पूछ लिए जाएं,
मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ इसमें ताकि आपकी कंफर्टेबिलिटी बनी रहे इन चीज़ों में, समझ में आए पूरी बात 100%, 100%। फाइंड हाफ सेल पोटेंशियल। क्या AgI सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag सॉलिड प्लस I माइनस 2 × 10⁻⁻²m, ये है हाफ सेल पोटेंशियल बताना है। गिवन E0 Ag प्लस का जो डेटा है -0.8 वोल्ट दिया हुआ है और KSP दिया हुआ है AgI का 10⁻⁻80। ना मैं नहीं बता रहा, अब ये भी सिखाया तो है यार, अब ये भी तो बतलाया है ना। दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, डू इट, करो क्वेश्चन को सॉल्व। बताओ क्या आंसर आया भाई। देखो इधर क्या पूछ रहे हैं, ये हाफ सेल है और साफ दिखाई पड़ता है कि ये मेटल इंसॉल्युबल हाफ सेल है, रिडक्शन में वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब दे आर आस्किंग क्या I माइनस AgI Ag, ये तो सॉलिड ही है, इनके एक्टिव मासेस तो कांस्टेंट होते हैं और ये कंसंट्रेशन I माइनस दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻²m। सिंपल किसके बराबर होता है ये Ag प्लस ये हो गया, और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है E0 Ag प्लस Ag माइनस 0.059 ले सकते हो अपॉन n की वैल्यू 1 log ऑफ 1/Ag प्लस, यही तो होता है। एक्सप्रेशन लिखो, इसका इक्वेशन क्या हो गई, सिंपल Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Ag, ऐसे। तो बस ये पोटेंशियल दिया हुआ है। अच्छा ध्यान दो, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए क्योंकि रिडक्शन का डेटा चाहिए, और ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑक्सीडेशन का डेटा। क्यों, इलेक्ट्रॉन कैरियर पहले लिखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन हाफ का डेटा हुआ। इनमें तो खूब घुमाते हैं जेई वाले आपको। तो हम -0.8 नहीं चाहिए, क्या चाहिए 0.8 प्लस वाला, माइनस प्लस। ये तो डेटा है, अपने हिसाब से हम मोल्ड कर लेंगे, जरूरत पड़ने पर जैसे साइन चाहिए होगा वैसा यूज़ कर लेंगे। 0.06 ही ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। लॉग ऑफ 1/10⁻⁻18, आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड। 0.06 इंटू लॉग ऑफ 10⁻+18, मतलब 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.8 माइनस 6 8 48 4 6 4 18 × 6 108, ठीक है ना। तो 108 का मतलब ये हो गया, 2 के बाद 1.08 से घटा दो तो -0.28 वोल्ट, दैट्स इट। नॉन स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ द सेल, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्किंग ऑफ द सेल है, एंड दिस इज हाउ यू गेट द आंसर। हो गया सॉल्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, पूरा सेल ही मान लो मेटल इंसॉल्युबल से हो, नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पे आओ। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, फाइंड सेल EMF, क्या AgPr KBr
0.2 m, Ag बल्कि पोटेशियम आयोडाइड 0.1 m, सिल्वर आयोडाइड सॉलिड सिल्वर। ये सेल है और क्वेश्चन में दिया हुआ है KSP का डेटा ऑफ AgBr 10⁻⁻14, KSP डेटा ऑफ AgI ये दिया हुआ है। आपको Ag, AgBr, KBr और ये Ki इस तरह का डेटा दिया हुआ है। भाई इतना ही दिया हुआ है और कुछ ना चाहिए। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बतलाओ क्या है। इधर भी मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, उधर भी मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, उनका इक्विवेलेंट सिस्टम हमने लिखना सीख लिया है। अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्सो राइट द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन भी लिखो, सेल रिएक्शन क्या होगी, डू इट। देखो भाई क्वेश्चन को साफ दिखाई पड़ता है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसका इक्विवेलेंट सिस्टम लिखोगे तो ऑक्सीडेशन में ही लिखना होगा Ag+, और यहाँ कंसंट्रेशन मान लो C1 है तो वो C1 कंसंट्रेशन इक्वल टू KSP ऑफ AgBr अपॉन ब्रोमाइड आयन कंसंट्रेशन, एंड दिस रेशियो इज नथिंग बट KSP ऑफ AgBr मतलब 10⁻⁻14 अपॉन ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन इज 0.2 m। ठीक है, तो कितना हो गया 5 × 10⁻⁻14 m। इक्विवेलेंट सिस्टम है ये, इसका इक्विवेलेंट सिस्टम ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, रिडक्शन में काम कर रहा है तो इसे लिखेंगे Ag+ विद द कंसंट्रेशन C2 Ag, और यहाँ C2 की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी KSP ऑफ AgI 10⁻⁻18 अपन I माइनस कंसंट्रेशन 0.1 m। यही वैल्यू हुई। अब इनका पोटेंशियल फाइंड आउट करना कौन सी जरूरी है। इसकी रिएक्शन तो हो गई ऑक्सीडेशन की, तो Ag+ C1, और ये हो गया Ag+ C2 प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, ये कैंसिल आउट हो गए, इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन ऐसी दिखाई पड़ेगी इक्विवेलेंट सिस्टम की। हालांकि ये कोई सेल रिएक्शन नहीं है, ये तो इक्विवेलेंट सिस्टम है। ओवरऑल सेल रिएक्शन तो अलग आएगी, ये नहीं है सेल रिएक्शन। ये कोई कंसंट्रेशन सेल नहीं है, ये कंसंट्रेशन का सेल का एग्जांपल नहीं है। ऐसा लगता है कंसंट्रेशन सेल है। अच्छा, इसका पोटेंशियल इक्विवेलेंट सिस्टम में E0 Ag+ है, और इसका पोटेंशियल उल्टा हो जाएगा E0 Ag+ Ag, तो E0 सेल तो ये 0 हो गया। कई बार बच्चों को लगता है कंसंट्रेशन सेल है ओरिजिनल सेल ना, ओरिजिनल सेल इज नॉट ए कंसंट्रेशन सेल। एक तो यही पॉइंट लिख लो, अक्सर पूछा भी जाता है, ये नॉट ए कंसंट्रेशन सेल, ये कोई कंसंट्रेशन सेल नहीं है, ध्यान दें। अच्छा, अब नास्ट इक्वेशन अप्लाई कर लो, तो E सेल इज इक्वल टू E0 तो 0 है, माइनस 0.06 ही ले लो अपॉन 1 log ऑफ C1 की वैल्यू थी 5 × 10⁻⁻14 अपॉन C2 10⁻⁻17। थोड़ा सॉल्व करो तो 0.06 इंटू लॉग ऑफ 5 × 10⁻3 माइनस 0.06 log 5 मतलब 0.7 प्लस 3.7 0.06 इंटू 3.7 देख लेना वोल्ट। नेगेटिव में है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है वर्किंग ऑफ द सेल, एंड इट विल नॉट डिलीवर एनी इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द आउटर सर्किट। करंट नहीं मिलेगी आपको क्योंकि सेल पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, ये तो हुआ सेल पोटेंशियल। आ गया आंसर, यही आंसर है। जरा सेल रिएक्शन देखो,
सेल रिएक्शन देखोगे तो कैसे देखोगे? नहीं, ये नहीं है सेल रिएक्शन भैया, ये तो इक्विवेलेंट सिस्टम सॉल्व करने का तरीका है। ये क्या है? मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, और इसकी रिएक्शन होती है क्या? Ag प्लस ब्रोमाइड आयन, AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन, ये है। अच्छा, इसकी सेल रिएक्शन क्या बनेगी? रिडक्शन में है तो Agi प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag प्लस I माइनस, दोनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन क्या बनी? ध्यान से सुनोगे तो बात समझ में आएगी। तो Ag से तो Ag कैंसिल आउट हो गया, तो AgI प्लस ब्रोमाइड आयन एक्वस, AgBr प्लस I माइनस, ये है सेल रिएक्शन। IIT में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, सेल रिएक्शन लिखवाया है उन्होंने। ये है सेल रिएक्शन एंड दिस इज हाउ यू गेट सेल रिएक्शन। तो बच्चों ये थी सेल रिएक्शन, ये था मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, हो गया लगभग। इसी का एक और एग्जाम्पल होता है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है कैलोमल हाफ सेल और कैलोमल इलेक्ट्रोड। पहले यहाँ तक की बात लिखो, मैं बताता हूँ। कैलोमल हाफ सेल और कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है? वो यही है मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट वाली का ही एग्जाम्पल। तो लिखो हेडिंग, कैलोमल हाफ सेल और कैलोमल इलेक्ट्रोड। मैंने कहा हाफ सेल और इलेक्ट्रोड शब्द जो है वो कॉमनली इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, ये नोट करके लिख लो, नोट करके। तो कैलोमल हाफ सेल और कैलोमल इलेक्ट्रोड। अच्छा, कैलोमल हाफ सेल और कैलोमल इलेक्ट्रोड में एक बात दो, ये भी एक मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन हाफ सेल। अच्छा, कैलोमल होता क्या है? कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, ये एक वाइट सॉलिड है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, इसे बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड है, मर्क्यूरस। अच्छा, मर्क्यूरस सॉल्ट्स की एक खास बात होती है, Hg2Cl2 अगर पानी के अंदर डुबो तो मर्क्यूरस आयन Hg प्लस नहीं आता, Hg2 प्लस आता है, एंड क्लोराइड आयन तो एक फॉर्मूला यूनिट 3 आयन देती है, 4 नहीं। Hg प्लस के फॉर्म में नहीं होता, मर्क्यूरस आयन इज Hg2 प्लस, डायमैग्नेटिक मर्क्यूरस आयन, दिस इज डायमैग्नेटिक। मर्क्यूरस आयन्स आर डायमैग्नेटिक, ये बड़ी खास बात है। तो मर्क्यूरस सॉल्ट्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। हालांकि ये किसी न किसी पॉइंट पर हम बताते भी हैं। तो अब चूंकि सॉल्ट है तो पानी के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा, तो कैसे बोलोगे? Hg2 प्लस एक्वस इंटू क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द KSP ऑफ कैलोमल कौन? Hg2Cl2। ये भूलना नहीं है, दिस इज यूजफुल फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। आयनिक में भी यूजफुल है। This formula is quite useful in ionic equilibrium as well as in here in electrochemistry। अच्छा है ये मेटल मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट ही, जैसा मतलब सेटअप हम यूज समझ सकते हैं। ये एक मान लो सिल्वर इलेक्ट्रॉन कैरियर है, थोड़ा सा रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए कांच की क्लैडिंग कर देते हैं ताकि इसका वजन बढ़ जाए, और नीचे मान लो ये मरकरी है यहाँ, लिक्विड मरकरी। उसके बाद इनसॉल्युबल सॉल्ट के रूप में वी टेक मर्क्यूरस क्लोराइड, और उसके ऊपर मान लो ये
ये तो हो गया मर्क्यूरस, ये तो हो गया क्लोराइड सॉल्यूशन, तो KCl एक्वस टाइप। ये हो गया Hg2Cl2 पेस्ट, पेस्ट के फॉर्म में, एंड दिस इज लिक्विड मरकरी। मेटल मरकरी, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन हाफ सेल, इस तरीके से ये वर्क करता है। अच्छा, कैथोड की तरफ, ये प्लेटिनम वायर हो गया, इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये। कैथोड की तरफ वर्क करेगा या एनोड की तरफ वर्क करेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन के बाजू वाला हाफ सेल कौन सा है। ये तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ आज में मैं इस बात को। कैलोमल पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैम। तो if it acts as कैथोड, कैथोड मतलब रिडक्शन, तो है तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट ही ना, तो कैसे ऐसे काम करेगा, 2Hg लिक्विड प्लस 2, बल्कि ऐसे लो Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, टू Hg लिक्विड प्लस 2 क्लोराइड आयन। ये रिएक्शन हुई। अगर ये कैथोड के रूप में बात कर रहा है, रिडक्शन हाफ, और इसका IUPAC नोटेशन क्या होगा, देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो सबसे राइट में आएगा, तो वेरिएबल जो है वो क्लोराइड आयन, देन Hg2Cl2 सॉलिड, देन मरकरी लिक्विड। अब चूंकि है तो मरकरी लिक्विड बट वायर के फॉर्म में नहीं है, तो अलग से प्लेटिनम वायर इस्तेमाल करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट, कैथोड है ना। अच्छा, एनोड में, इफ एनोड, तो रिएक्शन उल्टी हो गई पूरी की पूरी, 2Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस, और ये हो गया Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका IUPAC नोटेशन अगेन बिल्कुल रिवर्स हो गया। प्लेटिनम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर, Hg2Cl2 सॉलिड, एंड क्लोराइड आयन एक्वस। वेरिएबल तो यहाँ भी एक ही है, वेरिएबल तो बस यही है, C मोल पर लीटर, बाकी कोई वेरिएबल ना है। वेरिएबल तो मात्र यही है और कुछ वेरिएबल नहीं है। तो इस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, दिस सॉल्यूशन इज ऑलवेज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू, सॉल्यूशन इज always saturated with respect to कौन, Hg2Cl2। Hg2Cl2 सॉल्यूशन के साथ हमेशा सैचुरेटेड होगा। इसका मतलब Hg2 प्लस की कंसंट्रेशन टू Cl माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू Ksp ऑफ Hg2Cl2। वो कंडीशन हमेशा एप्लीकेबल होगी इस वाले हाफ सेल में। तो है तो ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल हाफ सेल ही ना, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, इसमें दो टर्म बड़े कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। टर्म कुछ ऐसे होते हैं जैसे सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, और नॉर्मल या स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है। चलो वो भी लिखते हैं, लिखो पहले यहाँ तक की बात। नोट करके इस बात को लिखेंगे, नॉर्मल और स्टैंडर्ड कैलोमल हाफ सेल कब कहलाएगा, व्हेन KCl कॉन्सेंट्रेशन 1m हो। यही तो वेरिएबल था, और कुछ वेरिएबल ही नहीं है। KCl की कंसंट्रेशन के अलावा और कोई वेरिएबल है ही नहीं पूरे सिस्टम में। तो नॉर्मल और स्टैंडर्ड कैलोमल हाफ सेल जब कहलाता है जब KCl कंसंट्रेशन इज 1m। एक और टर्म यूज करते हैं, स्टैंडर्ड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड।
ये जब कहलाता है व्हेन KCl सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू KCl। मतलब इतना KCl घोल दिया हमने सॉल्यूशन के अंदर, KCl के अंदर इतना घोल दिया कि और नहीं घुल रहा एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू KCl। सर गलत तो ना बता रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद Hg2Cl2? ना 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 भैया ना। इन दोनों ही केसेस में, इन बोथ केसेस, कुछ भी डिफाइन करो, सॉल्यूशन इज ऑलवेज सैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू Hg2Cl2। Hg2Cl2 के साथ में तो हमेशा सैचुरेटेड रहेगा, चाहे वो स्टैंडर्ड हो, चाहे वो नॉन स्टैंडर्ड हो, चाहे वो सैचुरेटेड हो, चाहे वो कंसंट्रेशन कुछ भी हो Cl- की। इन बोथ केसेस सॉल्यूशन ऑफ KCl is saturated with respect to Hg2Cl2 solid, ताकि ये वाली कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेटिस्फाइड रहे KSP ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड। ये अक्सर गड़बड़ करते हैं, जैसे ही हम बोलते हैं ना सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अच्छा ये वो बात कर रहे हैं वो कि KCl सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू Hg2Cl2। ना ना, KCl सॉल्यूशन इज ऑलवेज सैचुरेटेड विद रेस्पेक्ट टू Hg2Cl2, चाहे वो नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हाफ सेल हो, चाहे वो सैचुरेटेड हाफ सेल हो कैलोमल में। तो कैलोमल एक नॉर्मल सा केस है, जैसे मेटल मेटल इंसॉल्युबल होते हैं ऐसे ये केस है, पर चूँकि ये एक स्टैंडर्ड हाफ सेल है और कई तरह के बाकी के हाफ सेल के पोटेंशियल को मेजर करने में, डिटरमिन करने में काम में आता है, तो दिस इज़ क्वाइट कॉमन। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। कई बार इसको SCE भी बोलते हैं और NCE और SCE, नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। कई बार ये शब्द बड़े कॉमन होते हैं, पर ठीक है, क्वेश्चन में आएगा तो यूजुअली फुल लिख के ही आता है। अभी तक तो लिखा नहीं क्वेश्चन में कभी ऐसा, बट आ तो सकता ही है। तो ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम हाफ वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल्स। ओवर फिनिश्ड गैल्वेनिक सेल, बट एक आखिरी चीज़ बची हुई है कि कोई गैल्वेनिक सेल है उसके सेल पैरामीटर, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स कैसे फाइंड आउट करें। तो हाउ टू फाइंड आउट थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स इन सेल EMF। पहले यहाँ तक की बात करो, अगली स्क्रीन पर लेंगे उसको। तो लिखो हेडिंग थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स ऑफ सेल EMF। सेल EMF नहीं, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स ऑफ सेल रिएक्शन। आप तो जानते हो हर रिएक्शन के लिए 3 पैरामीटर्स बड़े कॉमन होते हैं, डेल्टा GR, डेल्टा HR, डेल्टा SR, यही होते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब एक बात तो पता है आपको, डेल्टा GR तो आपको पता ही होता है फॉर्मूले में से, -NFE सेल, ये तो पता ही होता है। तो एक पैरामीटर तो पता ही है, -NFE सेल। N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F फैराडेज कांस्टेंट। F की वैल्यू क्वेश्चन में लेनी हो तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। आप जानते भी हो दिस इज नथिंग बट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना, 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हर एक पर चार्ज 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब होता है। सो दिस वैल्यू नियरली कम्स आउट टू बी 96,500 कूलम्ब। ऐसे आता है ये, तो पता है ये तो, बट बाकी के 2 पैरामीटर फाइंड आउट कर लो, कौन सी बड़ी बात है। आपको ये भी तो पता होता है, डेल्टा GR इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस T डेल्टा SR। कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर आप ये रिएक्शन लिखते हो, तो कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर ये रिलेशन है, डेल्टा GR इज इक्वल डेल्टा HR माइनस T डेल्टा SR। और डेल्टा GR इसको डिफरेंशिएट कर लो, और ये किसके बराबर था, -NFE सेल।
अच्छा, डेल्टा एच आर और डेल्टा एस आर को टेकन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनको कांस्टेंट मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करो जरा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0 हो गया, माइनस डेल्टा एस आर वो भी कांस्टेंट है, तो टी का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल टू माइनस एन एफ तो कांस्टेंट है, तो डी ई सेल अपॉन डी टी। तो एक फार्मूला फिर और आ गया हमारे पास, एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी, ये आ गया। और ध्यान दो, ये जो टर्म है एन तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडेज कांस्टेंट, वेयर ये जो टर्म है व्हाट, डी ई सेल अपॉन डी टी, इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल ईएमएफ। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल ईएमएफ कहलाता है, जिसकी यूनिट भी होती है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि हाउ सेल कांस्टेंट या सेल ईएमएफ इज वेरिंग विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट, वेरिएशन ऑफ सेल पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी यूनिट हम लेते हैं वोल्ट पर केल्विन और वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में दोनों की वैल्यू सेम होंगी, डिफरेंस है ना। तो वोल्ट पर केल्विन और वोल्ट पर सेल्सियस ये वैल्यू होती है। दिस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द सेल नेचर ऑफ द रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने पर सेल पोटेंशियल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा ध्यान दो, 3 में से 2 पैरामीटर तो आ गए हमारे पास। डेल्टा जी आर वो तो फॉर्मूला पता ही है, माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा एस आर भी आ गया, एन इंटू एफ इंटू डी सेल अपॉन डी टी आ गया, टेम्परेचर ये एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। इस पूरे एनालिसिस में हमने डेल्टा एच और डेल्टा एस को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान करके हमने ये पैरामीटर लिए हैं। अच्छा, उनको मान के लिया हुआ है, वैसे ऐसा होता नहीं है, वेरी तो करते ही हैं बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन लिया हुआ है, क्योंकि ई सेल भी तो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तभी तो ये पैरामीटर आएगा। ठीक है, डेल्टा एच आर कैसे फाइंड आउट करें, ये रही इक्वेशन। पहले यहाँ तक की बात लिखो तो जरा, नोट इट डाउन। अब हमें चाहिए डेल्टा एच आर, तो हमें पता है ये फॉर्मूला, डेल्टा जी आर इज इक्वल टू डेल्टा एच आर माइनस टी डेल्टा एस आर। यहां से फिर डेल्टा एच आर जब कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा जी आर प्लस टी डेल्टा एस आर, और डेल्टा जी आर कितना होता है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल प्लस टी से और मिली तो एन एफ टी डी ई सेल अपॉन डी टी। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ होगा, हम सॉल्व कर सकते। हम इस फॉर्मूले पर ज़्यादा रिलाई करें, हम तो फॉर्मूले ऐसे लिखें, डेल्टा जी आर इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा एस आर इज इक्वल टू क्या लिख लें, एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी, और डेल्टा जी आर चाहिए तो लिख लो डेल्टा एच आर माइनस टी डेल्टा एस आर, ऐसे लिख लो। डेल्टा जी आर आ गया, डेल्टा एस आर आ गया, डेल्टा जी आर और डेल्टा एस आर की वैल्यू रखोगे, टेम्परेचर तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फॉर द सेल रिएक्शन। क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, मान लो ऐसे पूछ लें, सेल रिएक्शन ऐसी दी है, x प्लस वाई टू प्लस एक्वस, ये सेल रिएक्शन है x2 प्लस एक्वस प्लस वाई सॉलिड, ई सेल एट 300 केल्विन दिया हुआ है, मान लो कुछ 1 वोल्ट। इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल ईएमएफ इज, मान लो 1 × 10⁻⁻5 वोल्ट पर केल्विन है, ऐसे पूछ लें अगर ये मान लो, तो क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर दे दिया जाए
तो फाइंड डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, तो कर लो सॉल्व, कर लो। तो इसमें बचा ही क्या है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डू इट, करो सॉल्व। डेल्टा जी तो वैसे ही आ गया, माइनस एन, एन की वैल्यू 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 96,500 इंटू वॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल इज दिया हुआ 1 वोल्ट 300 केल्विन पर, 1000 से डिवाइड कर दो तो किलो जूल आ गया। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 56.5, 2 5 दिन 6 दूनी 12, 193 किलो जूल पर मोल। यूनिट ही होती है किलो जूल पर मोल ही होती है यूनिट, पर मोल ही लिखते हैं, पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, डेल्टा एस आर का फॉर्मूला क्या था, एन एफ डी ई सेल अपॉन डी टी, यही तो था फॉर्मूला। एन 2 96,500 इंटू डी ई सेल 1 × 10⁻⁻5, 3 और 2 5, अरे ये तो 0.1 आ गया, तो 2 5 10 और ये 2 5 दूनी 10, हाँ एन 2 है 96,500 1 × 10⁻⁻5, तो 5 मतलब ये हटाया तो यहाँ पॉइंट आ गया, तो हो गया 1.93 जूल पर, किलो जूल नहीं है इस बार, जूल पर केल्विन पर मोल यूनिट होती है। तो अब बाकी डेल्टा एच खुद ही फाइंड आउट कर लो। डेल्टा एच किसके बराबर, डेल्टा जी -193 प्लस टी डेल्टा एस 300 केल्विन इंटू डेल्टा एस 1.93, 1000 से डिवाइड करो, किलो जूल में आएगा आंसर, कर लेना अपने आप, किलो जूल पर मोल। 1000 से क्यों डिवाइड किया, किलो जूल के लिए, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट, नॉट अ बिग थिंग। क्लियर? गैल्वेनिक सेल इज ओवर, वी हैव स्टडीड गैल्वेनिक सेल, सारी बातें हमने कवर की हैं, कुछ नहीं छोड़ा। अब आपको जो भी होमवर्क मिल रहा हो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करते चलें, शीट डीपीपी प्रॉपरली सॉल्व करें, मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थ्योरी और अच्छे से क्लियर होगी। देन आपका जो रास्ता है जेई तक पहुंचने का, आईआईटी तक घुसने का, वो रास्ता और छोटा होता जाएगा, यू विल बिकम क्लोजर टू द योर टारगेट आईआईटी। चलो आज बस यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर तो काफ़ी बड़ा पार्ट तो हो गया, 50% ज़्यादा हो गया। थोड़ा चैप्टर ऐसा है कि इसमें टाइम थोड़ा लगता तो है। दैट्स इट फॉर नाउ।